हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू ग्लोबल एमसीक्यू 2.0। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज ये दोस्तों और डायरेक्ट मुद्दों की बात करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। तो ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 1 ये अपना मुद्दा लेकर आया है और कहता है कि दो वस्तुओं पर, दोस्तों कितनी वस्तु की बात कर रहा है, ये दो वस्तु। अब ध्यान देंगे कि दो वस्तुओं पर एक समान बल आरोपित करने पर यह पाया गया कि एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन दूसरे वस्तु में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है। गुण नहीं दोस्तों, 4 गुना है। तो आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि दो वस्तु हमने लिया, मान लीजिए यहां पर कि हमने एक वस्तु ए लिया है, यहीं पर देखिए एक वस्तु ए लिए है और दूसरा वस्तु बी लिए है। कहते हैं कि दो वस्तु लिया और दोनों अलग अलग है दोस्तों। कहते हैं कि एक समान बल आरोपित करने पर, यानी कि इस पर भी अगर हम ए पर अगर बल लगाएंगे तो एफ बल लगाएंगे, बी पर अगर हम बल लगाएंगे तो एफ बल लगाएंगे, यानी कि दोनों पर हम एफ बल लगा रहे हैं। दोनों पर क्या लगा रहे हैं? एफ बल लगा रहे हैं। आगे पढ़िए, कहता है कि एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण, एक वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हुआ एक्सेलरेशन दूसरे में उत्पन्न का 4 गुना है दोस्तों। पहला का 4 गुना दूसरा है, दूसरा जो है ना कि पहला का 4 गुना है। कहता है कि पहली तथा दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात, दोस्तों वजन पूछा है कि एक वस्तु ए लिए है ना, दूसरा बी लिए हैं और दोनों पर बल समान लग रहा है। मान लीजिए कि 5 न्यूटन से इसको मारे, 5 न्यूटन से इसको भी मारे, तो पूछता है ना कि बताइए कि उन दोनों वस्तु का वजन कितना है। आइए वजन निकाल लेते हैं। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको मालूम होगा कि F बराबर ma होता है। आई होप आप सभी को मालूम होगा F बराबर ma दोस्तों। तो याद रखते हैं कि F बराबर ma। अब हम इसी पर निकालेंगे। तो पहला क्या कहा है कि दो वस्तुओं पर एक समान बल आरोपित करने पर हम दोनों पर बल लगा देते हैं दोस्तों। तो दोनों पर बल F लगता है, दोनों पर बल क्या लगता है? F लगता है। अब बताइए कि दोनों बल है, दोनों बल है इसलिए आपस में बराबर, दोनों बल है इसीलिए आपस में बराबर कर दिए। अब एक होता है कि F बराबर ma, यहां भी होता है दोस्तों F बराबर ma। देखिए दोस्तों, यहां पर मास पूछा है ना, तो यहां पर m1 m2 ले लीजिए। यहां पर मास m1 और इसका मास m2 है दोस्तों। अब आइए, कहता है ना कि एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण, मान लीजिए कि इसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ है सेकंड वाला में, दूसरा का 4 गुना है। पहला में जो उत्पन्न त्वरण हुआ है इसमें, तो ये दूसरा का 4 गुना है। तो यहां पर हम ले लेते हैं कि m1 इंटू 4a इज इक्वल टू m2 इंटू a, m2 इंटू a दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि ये a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा और हम ध्यान देंगे दोस्तों कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया कि दो वस्तु हमने अलग अलग लिया, लेकिन दोनों पर जो बल लगा दोस्तों, जो ताकत लगा है वो समान लगा है। समान बल से हम उस वस्तु को खींचे हैं। तो पूछा गया है कि उस वस्तु का वजन कितना है, भार कितना है। तो हमने निकाल लिया, उस वस्तु का वजन है 1/4, यानी कि पहला m1 द्रव्यमान का जो वस्तु है वो 1 kg का है और m2 द्रव्यमान का जो वस्तु है वो 4 kg का है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। आज ये दोस्तों, तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज ये 2 नंबर सवाल, ध्यान देंगे दोस्तों, 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। आ जाइए 2 नंबर दोस्तों, ध्यान दीजिए 2 नंबर कहता है ना कि SO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गुण अणु होंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अणु निकालना है। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी इस तरह का अगर सवाल आए तो इसमें करना क्या है। इसमें सबसे पहले आप ये जानिए कि कोई भी सवाल रहे, अणु पूछे, परमाणु पूछे, इन सारे के सवाल, अगर मोल पूछे या जो कि आणविक द्रव्यमान पूछे, आपको बस एक काम कर लेना है दोस्तों। वो कौन सा काम करना है? आपको सबसे पहले मोल फाइंड आउट करना है कि इस वस्तु में मोल कितने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अब देखिए, आपको याद रहना चाहिए कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। इसको अगर आपको याद है तब आप इसे सोल्व कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, सल्फर, बात करते हैं सल्फर के, तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है दोस्तों, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। कितना होता है? 16 होता है दोस्तों। लेकिन यहां पे हमको परमाणु संख्या से मतलब नहीं होता है, परमाणु भार देखते हैं दोस्तों। तो सल्फर का परमाणु भार हो जाएगा 32। सल्फर का परमाणु भार याद रख लीजिए 32 होता है, परमाणु संख्या 16 होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर दोस्तों ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन नहीं बल्कि यहां पर 2 ऑक्सीजन है। तो हम एक ऑक्सीजन का जानते हैं कि एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और दोस्तों परमाणु भार जो होता है, जो द्रव्यमान संख्या होता है, वो 16 होता है दोस्तों। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 कर देंगे दोस्तों, 2 इंटू 16। आप कहेंगे कि ये आ गया 64। कितना आ गया दोस्तों? 64। हम कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो यहां पर है ना, वो 64 ग्राम है। कितना है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड 64 ग्राम है। और आपको यह पता होगा कि 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान होता है, आप यहां पर लिखेंगे 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। जो कि हमें ये मालूम है, ये सवाल ने खुद दे रखा है कि बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड के कितने द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु होंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु होते हैं दोस्तों। ये हम जानते हैं 1 मोल में, लेकिन हमको तो ये नहीं ना पता था कि 1 मोल सल्फर
डाइऑक्साइड का वजन कितना है, तो हम यहां से निकाल लिए हैं कि 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का जो वजन है वो है 64 ग्राम, अर्थात हम यहां पर लिखेंगे कि 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में 6.022 into 10 to the power 23 अणु होंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इस तरह का अगर सवाल आए, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों, वो निकालना है मोल फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। आ जाइए 3 नंबर पे, फिलहाल इतना ही। आइए ध्यान देंगे दोस्तों, 3 नंबर पर आ जाइए। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है कि कोई विलियन, अब दोस्तों ये विलियन है तो वो सिंगल होगा नहीं, उसमें जो है कि 2 या 3 चीजें मिली होंगी। तो कहता है कि कोई विलियन नीला लिटमस पत्र को, कैसा लिटमस पत्र है दोस्तों? नीला है, और नीला को जो है ना ये लाल कर देता है। नीला से ये क्या कर रहा है? लाल कर देता है। तो इस विलियन का पीएच मान दोस्तों, पीएच वैल्यू पूछा है कि बताइए कि एक विलियन है और उस विलियन का जो है कि लिटमस जो है कि नीले रंग का है, और जब वो विलियन में लिटमस पेपर को डालते हैं ना तो वो नीला को लाल कर देता है। बताइए कि वो विलियन कौन सा होगा, उस विलियन का पीएच मान क्या होगा? तो याद रख लीजिए, रट जाइए दोस्तों कि वैसा विलियन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्लीय होता है। वैसा विलियन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्लीय होता है। तो यहां पर आप याद रख लीजिए कि ब्लू को क्या कर रहा है दोस्तों? रेड कर रहा है। ब्लू को रेड करेगा, हम कहेंगे कि ये एसिड होगा। ब्लू को रेड करेगा, एसिड होगा। लेकिन दोस्तों अगर वापस से रेड को ब्लू कर देता है, रेड को अगर ब्लू कर देता है, हम कहेंगे बेस होगा दोस्तों, ये याद रख लीजिए। तो कहेंगे कि अगर विलियन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो एसिडिक है, अगर विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ब्लू कर देता है, रेड को ब्लू कर देता है, वो बेस है दोस्तों, अर्थात क्षारीय है। अर्थात क्या है? क्षारीय है। तो ब्लू यानी कि नीला से लाल करना एसिडिक, और लाल से नीला करना दोस्तों बेसिक कहलाता है। अब समझिए कि जो एसिडिक होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, जो एसिडिक होता है उसका विलियन 7 से कम होता है पीएच मान, उस विलियन का पीएच मान 7 से कम होता है, और जो बेसिक होता है दोस्तों उस विलियन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर ये क्या कर रहा है? ये अम्लीय बना दे रहा है दोस्तों, जिससे नीला से लाल हो जा रहा है, हम कहेंगे कि ये एसिडिक है। और 7 से कम आप ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में 8 है, ये 7 से कम है, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में 10 है, 7 से कम है, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में 12 है, 7 से कम है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों 6 है और ये 7 से कम है, कहेंगे कि इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज ये दोस्तों फिलहाल 3 नंबर पर 4 नंबर सवाल की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों, और जो कि कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करने से हौसला बढ़ता है। आज ये दोस्तों 4 नंबर सवाल की ओर। अब ध्यान देंगे 4 नंबर सवाल क्या कहता है। कह रहा है एसए नोड। दोस्तों बहुत से लोग जो है ना कि इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, ये एसओ नोड है क्या? तो याद रख लीजिए दोस्तों, एस ए का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, साइनो ऑरिकल दोस्तों, साइनो ऑरिकल नोड, इसे याद रख लीजिए। एस ए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकल नोड। एस ए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकल नोड है दोस्तों। इसी को पेस मेकर कहा जाता है दोस्तों। आप यहां पर लिख लीजिए पेस मेकर, क्या लिखेंगे? पेस मेकर दोस्तों। तो याद रख लीजिए आप कि ऐसे नोड जो है इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। और ये जो मनुष्य का जो हृदय होता है ना दोस्तों, जो हृदय होता है उस हृदय के दाहिना आलिंद में, आप बताइए कि हृदय के कितने चेंबर हैं? 4 चेंबर होते हैं दोस्तों। पक्षियों को कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। लेकिन यहां पर जो पूछा है ना एस ए नोड यानी कि साइनो ऑरिकल नोड जो है दोस्तों, ये मनुष्य के हृदय के दाहिने आलिंद में, मनुष्य के हृदय के दाहिने आलिंद में पाया जाता है। तो आप यहां पर एक और बात लिख लीजिए, ये हृदय के, ये क्या है दोस्तों? हृदय के दाहिने आलिंद में, क्या दोस्तों? दाहिने आलिंद में। तो ये याद रख लीजिए, हृदय के दाहिने आलिंद में। तो कह रहा है कि ऐसे नोड जो है ये मनुष्य के हृदय के दाहिने आलिंद में, दाहिना आलिंद में पाया जाता है दोस्तों, जिसे पेस मेकर भी कहा जाता है। लेकिन सवाल पूछा ये ऐसे नोड है क्या? तो यह एक तंत्रिका उत्तक का बना होता है। देखिए दोस्तों हमारा शरीर बहुत सारे उत्तकों से मिलकर बना हुआ है। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। मांसपेशियां जो है कि ये अलग टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, संयोजी उत्तक से। हड्डी अलग उत्तक से बना हुआ है, संयोजी उत्तक से। हमारा ब्लड जो है दोस्तों वो संयोजी उत्तक से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये सारी बहुत सारी उत्तक है दोस्तों। इन सब के बारे में अगर चर्चा करने लगे तो उत्तक में ही आज का सवाल समाप्त हो जाएगा दोस्तों, और सवाल भी नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल इतना ही समझिए कि ऐसे नोड जो है दोस्तों यह एक तंत्रिका उत्तक है। ऐसे नोड क्या है? तंत्रिका उत्तक है। ऐसे नोड क्या है? तंत्रिका उत्तक है। रट जाइए दोस्तों, रट जाइए। आ जाइए आइए दोस्तों, अगर हम इसे ऑप्शन को डिस्कशन कर देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है दोस्तों पेशी उत्तक। हमारी मांसपेशियां जो होता है ना वो पेशी उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक दोस्तों जो ब्लड होता है हमारे शरीर के अंदर वो संयोजी उत्तक का बना होता है। कंकाल उत्तक दोस्तों हमारे बॉडी का जो कंकाल तंत्र जो हड्डियां होती है दोस्तों वो कंकाल उत्तक का बना होता है। तो फिलहाल इतना ही। आज ये दोस्तों 5 नंबर सवाल, ध्यान देंगे 5 नंबर की ओर। आ जाइए दोस्तों 5 नंबर। आइए, निम्न में कौन तनु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस देगा?
अब दोस्तों बात यहां पर है H2 गैस की, तो आप ये चीज याद रख लीजिए कि कौन जो है जो H2 अम्ल के साथ H2 गैस नहीं देगा, कौन जो है कि तनु एसिडिक अम्ल से जो अभिक्रिया कर करके वो H2 गैस नहीं देगा। आप रट जाइए। पहला बात आप 4 चीज याद रखिए, 2, 3 और 4 दोस्तों। पहला में आपको क्या याद रखना है कि एक है कॉपर दोस्तों, कॉपर, दूसरा सिल्वर, तीसरा गोल्ड और चौथा है दोस्तों प्लेटिनम। अब ये 4 चीजों को याद रखिए। ये सभी जो है ना दोस्तों ये अभिक्रियाशील नहीं है, अभिक्रियाशील नहीं है। लिख लीजिए ये साइड में कहीं पर, ये अभिक्रियाशील नहीं है दोस्तों, नहीं है। तो पहले चीज हमने क्या सीखा कि निम्न में कौन, यानी कि जो नीचे दिया गया है, बताइए कि वह कौन है जो तनु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस नहीं देगा दोस्तों। तो हम आपको बता दिए हैं कि वह कौन कौन है जो तनु अम्ल से, यानी कि तनु एसिडिक अम्ल से अभिक्रिया कर करके दोस्तों ये H2 गैस नहीं देता है। तो एक है कॉपर, दूसरा सिल्वर, तीसरा गोल्ड सोना, दूसरा है कि चांदी है, और एक कॉपर यानी कि तांबा है, और एक है दोस्तों प्लेटिनम। ये 4 चीजें हैं, ये 4 ऐसे तत्व हैं दोस्तों जो कि ये तनु अम्ल से अभिक्रिया कर करके H2 गैस नहीं देता है, बाकी सब H2 गैस देगा इन सभी को छोड़ करके। तो आप 4 को याद रख लेंगे। अगर आपको सवाल आएगा तो आप बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो आप इसे याद रख लीजिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दोस्तों गोल्ड। आप बताइए कि गोल्ड क्या ये इससे अभिक्रिया करके H2 गैस देगा? नहीं देगा दोस्तों, तो ये नहीं होगा। दूसरा में है प्लेटिनम, ये भी नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि हमने बता दिया कि प्लेटिनम अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों। आज ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है दोस्तों ये हम नहीं बताए हैं, और मैग्नीशियम जो है ये तनु अम्ल से अभिक्रिया कर करके ये H2 गैस देता है, H2 गैस देता है। इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। आप ये जो लिखाए ना अभिक्रियाशील नहीं है, आप इसे याद रख लीजिए। आ जाइए दोस्तों 6 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर आ जाइए, आइए। निम्न में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, यानी कि गलत कौन सा है? आइए देख लेते हैं कि गलत कौन सा है। असत्य मतलब गलत है। कहता है कि आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे जीनोटाइप कहते हैं। नहीं दोस्तों, आप देखते होंगे कि जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम होता है उसमें फिजिकल होता है दोस्तों। फिजिकल में क्या देखा जाता है? हमारे बॉडी के अंदर ब्लड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे बॉडी के अंदर का हृदय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखता है। नहीं दोस्तों, हम कितना रनिंग कर सकते हैं, हम कितना लंबी छलांग लगा सकते हैं, हम कितना जो है कि गोला दूर तक फेंक सकते हैं, ये सारी दिखा जाता है। यानी कि वैसा फिजिकल का मतलब वो होता है जो हम नंगे आंखों से देख सकते हैं दोस्तों, जिसे नंगो आंखों से देख सकते हैं। तो सवाल कहता है कि आनुवंशिक लक्षण, जो आनुवंशिक लक्षण है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, गलत बात है दोस्तों। आनुवंशिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे जीनोटाइप नहीं, उसे फिनोटाइप कहा जाता है दोस्तों, उसे फिनोटाइप कहा जाता है। आप यहां पर इसे कट कर करके यहां पर आप फिनोटाइप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिनोटाइप, फिनोटाइप दोस्तों। तो पहला जो कहा कि आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कोई गोरा है, काला है, लंगड़ा है, जो है कि लूला है दोस्तों, ये सारी चीजों को, अंधा है कि बहरा है, ये जो हम देख रहे हैं ना दोस्तों, ये देखने की प्रक्रिया जो है ना, यही हमारा आनुवंशिक लक्षण जो दिखता है उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। यानी जो दिख रहा है उसे फिनोटाइप कहेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसे जीनोटाइप कहेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसे जीनोटाइप कहेंगे दोस्तों। तो आ जाइए, तो पहला नंबर जो ऑप्शन था दोस्तों, जो सवाल पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये तो पहला ही पता चल गया कि ये असत्य है दोस्तों। लेकिन हम फिर भी 2, 3 और 4 को चेक कर लेंगे संतुष्टि के लिए। आ जाइए, बी नंबर कहता है कि मेंडल को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि मेंडल साहब को आनुवंशिकी का, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, और इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आ जाइए दोस्तों सी नंबर, मेंडल ने अपने सभी प्रयोग में मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य है कि मेंडल साहब जो थे ये अपने मटर के पौधे का ही इस्तेमाल किए थे। आ जाइए डी नंबर कहता है कि मेंडल के एक संकर क्रॉस में, मेंडल के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप का जो अनुपात है दोस्तों वो 3:1 है। बिल्कुल सत्य है कि मेंडल साहब के संकर क्रॉस में, जो मेंडल साहब थे ना, ये जो मटर के पौधे को जो आपस में क्रॉस कराते थे ना, मटर के पौधे को, तो ये जो है ना, ये फिनोटाइप इनका रेशियो था ना, यहां पर आप लिख लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो, फिनोटाइप रेशियो इनका था 3:1 था दोस्तों। कितना था? 3:1 था। लेकिन इनका जीनोटाइप रेशियो जो था दोस्तों, जीनोटाइप रेशियो वो था 1:2:1। तो आप इसे याद कर लीजिए कि मेंडल साहब का फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जो है कि जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 था दोस्तों। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। आनुवंशिक लक्षण स्पष्ट रूप से जो दिखाई देते हैं उसे जीनोटाइप नहीं बल्कि फिनोटाइप कहते हैं। आज ये दोस्तों 7 नंबर सवाल, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आ जाइए 7 नंबर, 7 नंबर दोस्तों, आ जाइए।
पारिस्थितिक तंत्र, दोस्तों ये इकोसिस्टम की बात कर रहा है। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो इकोसिस्टम होता है वो आहार श्रृंखला, दोस्तों आहार श्रृंखला में आ जाइए, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों ये चीज तो आप भी जानते होंगे कि कीड़े मकोड़े को पक्षी खाता है, पक्षी को कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जैसे कीड़े मकोड़ों को मेंढक खाया, मेंढक को कौन खा गया, सांप खा गया, सांप को कौन खा गया, बाज खा गया, बाज को कौन खा गया दोस्तों, मनुष्य जो है कि कोई मार करके खा गया। तो ये सारी जो आप लगातार चीजों को देख रहे हैं ना, तो यही सवाल पूछा है। जैसे ये बाज को क्या खा गया, बाघ खा गया दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस में चला आ रहा है, हम कहेंगे कि यह एक दिशा में है या एक दिशा की ओर जा रहा है। तो सवाल पूछा है कि पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम के आहार श्रृंखला में दोस्तों ऊर्जा का जो प्रवाह होता है दोस्तों, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक लाइन में होता है दोस्तों, एक दिशीय। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। आ जाइए 8 नंबर सवाल। 8 नंबर दोस्तों, व्यवसायिक दृष्टि से, दोस्तों व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस। वैसे लोग जो बिजनेस करते होंगे तो वह व्यवसाय कहलाता है। तो व्यवसायिक दृष्टि से शहद उत्पादन हेतु किस मधुमक्खी प्रजाति को उपयोग में लाया जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मधुमक्खी के बारे में हम पूरा कॉन्सेप्ट ही बता चुके हैं, मधुमक्खी के बारे में कि कौन सी मधुमक्खी कितने टाइप की होती है, एक रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है, ड्रोन मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है, और दोस्तों सेवा करने वाली जो मधुमक्खी होती है उसकी संख्या कितनी होती है। मधुमक्खी जो है कि ये रानी मधुमक्खी को निषेचित कौन करता है, फूलों से गंध चूस कर कौन मधुमक्खी लाता है, इन सभी के बारे में हम बता चुके हैं पिछले सवाल में ही। आज ये फिलहाल इस सवाल को समझिए। कहता है कि व्यावसायिक दृष्टि से मतलब कि वह कौन सा मधुमक्खी है जिसको आप बिजनेस करने की दृष्टि से पालते हैं, यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप इसे रट जाइए दोस्तों कि एपिस इंडिका या एक मधुमक्खी की प्रजाति है दोस्तों, और इसका पालन जो करते हैं ना, हम इसका पालन करते हैं दोस्तों बिजनेस करने के लिए। इससे शहद उत्पादन होगा और जो है कि उस शहद को बेचकर हम लाभ कमाएंगे। तो ये मधुमक्खी है। तो आप इसे रट जाइए कि एपिस इंडिका एक ऐसी मधुमक्खी है जिससे हम बिजनेस करते हैं, शहद प्राप्त करते हैं, बेचकर लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। आ जाइए दोस्तों 9 नंबर सवाल। अब ध्यान देंगे कि 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। आ जाइए 9 नंबर, संयुक्त राष्ट्र ने, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की बात आ गई है। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 को क्या घोषित किया है। अब संयुक्त राष्ट्र जो है दोस्तों ये 2019 को जो है ये आवर्त सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आवर्त सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आप इसे रट जाइए, ऑप्शन नंबर 1 में ही इसका आंसर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसको हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट फॉर्म है यूएनओ, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल यह बनता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है, ये आप सवाल को बताएंगे। नहीं तो हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे दोस्तों, जब सवाल को लॉन्च करेंगे उसमें कि बताइए कि यूएनओ का मुख्यालय कहां है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, इसको अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अभी फिलहाल ये याद रख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2019 को जो घोषित किया है वो आवर्त सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, आवर्त सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष दोस्तों। आ जाइए 10 नंबर सवाल। फिलहाल इतना ही दोस्तों। 10 नंबर दोस्तों, आ जाइए 10 नंबर। जब तक हम पानी पी लेते हैं आप लोग जो है कि 10 नंबर को सॉल्व कीजिए। आ जाइए दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिए। कहता है कि 4.9 ग्राम, कितना है दोस्तों, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल है। आ जाइए देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे। देखिए इस तरह का जो सवाल आता है हम तो पहले ही बता चुके हैं कि अगर मोल पूछे या ना पूछे आपको मोल निकाल लेना है। मोल पूछे या ना पूछे, अणु पूछे फिर भी हम, अणु पूछेगा, आणविक द्रव्यमान पूछेगा, फिर भी हम क्या निकालेंगे दोस्तों, मोल निकालेंगे ही निकालेंगे। आ जाइए निकाल लेते हैं दोस्तों कि मोलों की संख्या बराबर होता है दोस्तों ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। अगर दोस्तों आणविक द्रव्यमान दिया रहता है तो हम वहां पर रखेंगे आणविक द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान। और ध्यान दीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का जो ग्राम में द्रव्यमान दे रखा है दोस्तों 4.9 ग्राम, यहां पर रख देते हैं 4.9 अपॉन परमाणु द्रव्यमान। अब याद रखिए दोस्तों कि H2SO4 यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इसका हम परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। देखिए हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन पर परमाणु भार जो होता है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान जो होता है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा दोस्तों प्लस। अब सल्फर का हम पिछले ही पहला ही सवाल में बता चुके हैं। पहला जो सवाल था उसमें सल्फर के बारे में बताए थे, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, जो सेकंड नंबर सवाल था। तो यहां जो पूछ रहा है दोस्तों सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 लिख दिए दोस्तों। अब यहां पर ऑक्सीजन है 4 है दोस्तों। ऑक्सीजन कितने अणु है, ऑक्सीजन के 4 मोल है दोस्तों, और 4 एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन का 16 चौके 64 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 64। अब आप इस सब को ऐड कर लीजिए तो देखिए दोस्तों 4 2 6 2
2 8 हो गया दोस्तों, और यहां पर हो गया 6 3 9, तो यानी कि 98। कहेंगे कि H2SO4 का परमाणु द्रव्यमान जो है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान कितना है 98। यहां पर रख दीजिए दोस्तों 98। जब आप इसे काटेंगे ना तो 1/20 आएगा दोस्तों, और आप इसको डिवाइड करिएगा तो 0.05 मोल आएगा दोस्तों। आप इसे सोल्व कर लीजिए। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल समझ गए कि नहीं कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे दोस्तों। तो H2SO4 के हम सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान निकाल लिए। परमाणु द्रव्यमान कितना आया 98 आया। उसके बाद हम जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। अब ग्राम में द्रव्यमान 4.9 है, परमाणु द्रव्यमान आया है 98। डिवाइड करेंगे दोस्तों 1/20। देखिए दोस्तों यहां पर हम मैथ तो पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बता रहे हैं ना दोस्तों, आप सोल्व कर सकते हैं ना, तो आप इसको कर लीजिएगा। आ जाइए दोस्तों फिलहाल 11 नंबर सवाल, आ जाइए 11 नंबर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर की ओर। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है ना आप अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बने ना तब देखिए, अगर बन रहा है तो वीडियो को पॉज कर करके फिर से पहले अपने से बनाइए, नहीं बनेगा ना फिर आप देखिएगा। आज दोस्तों 11 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लाते हैं कि वस्तु को सूचित करता है दोस्तों कि संपर्क करने पर, यानी कि सवाल ये है ना, आप समझिए, कहता है कि दो वस्तु है, एक ए है और दूसरा बी है दोस्तों। कहता है ना कि ए के बारे में हम नहीं बताए हैं, ए है, अब वो ज्यादा गर्म है कि कम गर्म है, तो आप इसको समझिए। कहता है ना कि ए है ना जो बहुत गर्म है, ए है गर्म है दोस्तों, और बी उससे कम गर्म है, बी उससे कम गर्म है, यानी कि समझिए कि इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए हैं, इसको 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है। सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, ए वाला गर्म होगा। तो आपको ये पता है दोस्तों, तो ए वाला ज्यादा गर्म होगा। आइए ऑप्शन से समझिए। कहता है ना कि उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी। अब हम ये आपको बता चुके हैं कि जो तापमान का जो प्रवाहित होता है दोस्तों, हमेशा देखिए जो धारा भी बहता है वो उच्च से निम्न की ओर, ढाल भी जो बहती है दोस्तों। अब बताइए कि अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर किसी चीज को टुगलाऊं, क्या ये नीचे से ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी दोस्तों। क्या ये ऊपर से नीचे आएगी, बिल्कुल दोस्तों। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि तापमान में अगर अंतर है ना, तो जो ज्यादा गर्म होगा ना उस गर्म से ठंडे की ओर जाती है। तो ताप में जो परिवर्तन होता है, जो प्रवाहित होता है दोस्तों, वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी कि धारा भी प्रवाहित होगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, यानी कि जहां ज्यादा होगा ना दोस्तों उससे आ जाएगा। जैसे ठंड के दिनों में हमें ठंड क्यों लगता है दोस्तों, तो ठंड के दिनों में ठंड इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों ज्यादा होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और हमारे वायुमंडल में जो वातावरण है दोस्तों उसका तापमान हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम हो जाता है, और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर 37 होता है, जबकि वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है वो 15 में चला जाता है, मान के चलिए तो 15 में चला जाता है दोस्तों। इसलिए हमारे बॉडी से टेम्परेचर बाहर निकलने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हवाएं या कुछ भी हो दोस्तों वो उच्च दाब से या उच्च ताप से निम्न दाब की ओर या निम्न ताप की ओर बहती है, इसलिए हमारे बॉडी से टेम्परेचर बाहर निकलने लगता है और हमें ठंड महसूस होने लगता है। फिलहाल इसे समझ गए होंगे। आइए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कहता है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में, हाँ दोस्तों कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। बिल्कुल ये बात सत्य है दोस्तों कि आप याद रखिए कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में कह रहा है। आप जो है ना कि आप कॉन्सेप्ट को देखिए, आप ये कह क्या रहा है इसे पढ़ करके देखिए, आप बार बार पढ़िए अगर नहीं समझ में आता है, एक ही लाइन को 4 बार पढ़िए अगर नहीं समझ में आता है। तो कह रहा है ना कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में, ये नहीं कह रहा है कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से नहीं है दोस्तों, ये में है, से और में बहुत का डिफरेंस है दोस्तों। तो कह रहा है ना कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, यानी हम समझ सकते हैं कि जो वो वस्तु है ना वो वस्तु ज्यादा गर्म है दोस्तों, और जो हम यहां पर वस्तु देख रहे हैं ना ये कम गर्म है, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु से कम ताप की वस्तु में प्रवाहित होगी। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। आ जाइए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर दोस्तों, इस तरह के सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आ जाइए 12 नंबर। कहता है कि 1 नैनोमीटर, ये कौन नहीं जानता है, ये कौन नहीं जानता है दोस्तों। डेसी, सेंटी, मिली ये सब आपको याद होगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, ये सब याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है ना तो आप याद कर लीजिए, लूसेंट में दिया गया है दोस्तों। आज ये 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 नैनोमीटर दोस्तों, और नैनोमीटर हम जानते हैं दोस्तों 10 के पावर -9 मीटर होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल में नैनोमीटर नहीं दोस्तों, मीटर में नहीं दोस्तों, बल्कि ये सेंटीमीटर में दिया है।
आप बताइए कि हमारी जो लंबाई को मापी जाती है फीट में मापी जाती है, लेकिन अगर कोई इंच में पूछे तो बताइए बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरीके से इसमें भी है, कहता है कि 1 नैनोमीटर का मान जो होगा ना दोस्तों, वो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। देखिए आपको ये नहीं याद रखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है कि -5 सेंटीमीटर कि -6 सेंटीमीटर। आप ये याद रखिए कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है दोस्तों। लेकिन अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 से डिवाइड कर देंगे, इसीलिए ये 100 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। आज ये फिलहाल इतना ही। 13 नंबर ये बहुत ही बच्चा वाला सवाल था दोस्तों। आ जाइए, सेंटीमीटर में करके हमने डाला है कि बहुत से लोग गड़बड़ होंगे। आ जाइए, प्रकाश के परिक्षेपण। अब दोस्तों ये प्रकाश है और प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद कर लीजिए ना कि प्रकाश के परिक्षेपण जो प्रकाश परिक्षेप होती है दोस्तों, तो उसका अध्ययन जो होता है ना वो क्या कहलाता है। प्रकाश के बारे में पढ़ना, उसके बारे में परिक्षेपण के बारे में पढ़ना, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर। तो प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर। रट जाइए दोस्तों। तो ये जो है कि इस तरह का सवाल आए ना आप डायरेक्ट रह जाइए। अब आप यहां पे बात आता है दूरबीन, बात आता है फोटोमीटर, बात आता है सूक्ष्मदर्शी। तो इन सभी के बारे में आपको पता है पहले से ही। अगर नहीं पता है तो हम सवाल को लॉन्च करेंगे। फिलहाल इतना ही। आ जाइए 14 नंबर सवाल। आ जाइए दोस्तों 14 नंबर सवाल। आ जाइए, ध्यान दीजिए, पानी पी लेते हैं दोस्तों। सॉल्व कीजिए 14 नंबर। कहता है कि फाउंटेन पेन। दोस्तों बहुत से लोग फाउंटेन पेन को देखे होंगे और बहुत से तो नाम ही सुने होंगे और बहुत से नहीं भी देखे होंगे, नाम सुने होंगे। लेकिन आज ये देखे हो या नहीं देखे हो, सवाल को देख लीजिए। कहता है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों ये सब जो पेन है, ये सब एक जो है कि दूसरा पेन है दोस्तों। हम जो लिखते हैं कॉपी पर वो दूसरा पेन होता है, लेकिन ये यहां पर सवाल है दोस्तों फाउंटेन पेन से। कहता है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए समझते हैं। कहता है कि द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, ये फाउंटेन पेन का काम है। नहीं दोस्तों, फाउंटेन पेन ये द्रवों के उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह से इसका कोई मतलब नहीं है। बी नंबर कहता है कोशिकीय क्रिया। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल, कि फाउंटेन पेन जो है ये कोशिकीय क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कोशिकीय क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, आप याद रख लीजिए। बहुत से लोग को यह नहीं पता होगा कि जब हम जहाज में बैठ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो हमारे पेन से जो है दोस्तों उससे इंक जो है ना बाहर निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है, इसके लिए सवाल को लॉन्च करेंगे दोस्तों। तो आप अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। तो फाउंटेन पेन जो है दोस्तों ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ये कोशिकीय क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करते हैं बर्नौली सिद्धांत पर क्या काम करता है, इसके लिए सवाल को लॉन्च करेंगे दोस्तों। फिलहाल इतना ही। आ जाइए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत से लोग को पता होगा फाउंटेन पेन के बारे में, लेकिन ये नहीं जानते होंगे ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो फाउंटेन पेन ये कोशिकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, कोशिकीय क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रट जाइए। बर्नौली सिद्धांत पे कौन सा कार्य करता है, संवेग संरक्षण पे कौन सा कार्य करता है, इसके लिए सवाल को लॉन्च करेंगे। आज ये 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता है बोलोमीटर। दोस्तों ये बोलोमीटर है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा। अच्छा बोलोमीटर जो है ना, लगता है कि इससे बोलने वाला कुछ चीज का जो है ना कि मापा जाएगा। नहीं दोस्तों, आवृत्ति ये फ्रीक्वेंसी ये बोलोमीटर का मापन नहीं है, ये तापमान का मापन है दोस्तों। बोलोमीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं, तापमान को मापने के लिए, टेंपरेचर को मापने के लिए करते हैं दोस्तों। तो आप याद रख लीजिए कि बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन में करते हैं दोस्तों, तापमान मापन में बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप रट जाइए। हो सकता है कि इस बार के बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसलिए आप इस तरह के सवाल में स्टार लगाएंगे कि बोलोमीटर। दोस्तों आप इसे 4 से 5 बार बोलिए, इसीलिए बोलोमीटर है ये। तो बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, तापमान मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आज ये 16 नंबर सवाल। 16 नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। आइए 16 नंबर का क्या मुद्दा है। कहता है दोस्तों प्रथम प्रश्नली शिशु। दोस्तों बहुत से लोगों को प्रश्नली शिशु का नाम नहीं पता होगा। देखिए ये हिंदी वर्ड है ना, इसलिए नहीं समझते हैं, समझ जाइए। प्रश्नली शिशु को दोस्तों इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि वैसा बच्चा जिसे मां के गर्भ में नहीं पाला जाता है दोस्तों, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहा जाता है, इसे एक टेस्ट ट्यूब में जो है कि रखा जाता है दोस्तों। टेस्ट ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद मां के यूट्रस में छोड़ दिया जाता है दोस्तों, और उस बच्चे का जो निर्माण
द्रव्यमान होता है उस बच्चे को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी दोस्तों। तो आप याद रखिए कि प्रथम प्रखनली शिशु यानी कि प्रथम प्रखनली शिशु, याद कीजिए कि कोई विश्व में भी हुआ होगा, फिर जो है कि भारत में भी हुआ होगा, या पहले भारत में हुआ होगा या फिर जो है कि विश्व में हुआ होगा। तो आप सबसे पहले याद कीजिए कि प्रथम प्रखनली शिशु दोस्तों जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुई थी, जिसका निषेचन मां के यूट्रस, मां के जो है कि फेलोपियन ट्यूब में ना होकर के दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन, फर्टिलाइजेशन ना होकर के इसका निषेचन जो है कि एक ट्यूब में कराया गया हो, एक ट्यूब में कराया गया हो, उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं दोस्तों। तो फिलहाल आप टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में समझ गए होंगे। सवाल पाइए। तो कहता है कि प्रथम प्रखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी ये पूरे वर्ल्ड में जो हुई थी उसका नाम था लुइस दोस्तों। ये लुइस थी, ये प्रथम प्रखनली शिशु थी दोस्तों, जो कि पूरी दुनिया में सबसे पहली थी। लेकिन भारत की अगर बात करूं, ये सवाल है कि भारत में अगर पूछेगा तो आप वो लगाएंगे, लेकिन यहां पे सवाल में ये डिसाइड नहीं किया है कि भारत के नहीं पूछा है, इसलिए हम लगाएंगे लुइस ब्रेल को। किसको लगाएंगे दोस्तों? लुइस लगाएंगे। लेकिन इसको भी समझ लीजिए, इंदिरा जो है दोस्तों, ये भारत की प्रथम जो है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से निर्मित जो है कि यह एक बच्ची थी। तो आप इसको याद रख लीजिए। आज ये दोस्तों 17 नंबर सवाल, 17 नंबर दोस्तों, 17 नंबर आ जाइए। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है दोस्तों? अब आइए दोस्तों, ग्लैंड के बारे में सवाल है, आपको ग्लैंड के बारे में ये मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, आउटू को कहते हैं थायराइड ग्लैंड, आउटू को क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। पारा आउटू उससे छोटा होता है दोस्तों। जैसे एक है मेडिकल, उसके बाद उसमें कुछ लगा, देखिए किसी चीज के आगे जब हम कुछ लगा देते हैं ना, तो वो पहले की तुलना में छोटा हो जाता है। जैसे मेडिकल में अगर हम कुछ आगे जोड़ देते हैं, जैसे पारा जोड़ देते हैं, पारा मेडिकल, ये उससे छोटा है। जैसे एसआई सब इंस्पेक्टर है दोस्तों, जब हम उसमें आगे की ओर ए लगा देते हैं तो एएसआई हो जाता है दोस्तों, ये उससे छोटा हो जाता है। सब इंस्पेक्टर से छोटा, एसआई से छोटा, एएसआई हो जाता है। यानी हम किसी चीज के आगे कुछ जोड़ देते हैं ना, वो पहले की तुलना में छोटा हो जाता है। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में कौन सी है? तो आप याद रख लीजिए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो है दोस्तों आउटू है, जिसे अंग्रेजी में थायराइड कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? थायराइड कहेंगे। लेकिन सवाल आप ये भी समझ लीजिए कि अगर बड़े के बारे में जाने हैं तो छोटा भी जानना जरूरी है दोस्तों, कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड है दोस्तों। थायराइड आपको पता होगा गले में होता है दोस्तों, जिसे अवटू भी कहते हैं। तो ये अवटी एग्जाम में ये भी दे सकता है, अवटू दे देगा, अंग्रेजी में भी अवटू लिख देगा, कभी कभी अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी थायराइड ही लिख देता है दोस्तों। इसलिए आप दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखेंगे, अर्थात इंग्लिश भी याद रखिए। तो आइए दूसरा समझते हैं कि पीयूष ग्लैंड दोस्तों, पीयूष ग्लैंड जो है कि पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों, ये जो है कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछेगा दोस्तों तो मारेंगे पीयूष ग्लैंड। पीयूष ग्लैंड दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड इसे अंग्रेजी में कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात आता है कि पाराथायराइड क्या है, अधिवृक्क क्या है, एड्रिनल ग्लैंड क्या है, इसके बारे में सवाल को लॉन्च करेंगे। फिलहाल इतना ही। आज ये दोस्तों 18 नंबर सवाल की ओर दोस्तों, 18 नंबर आ जाइए। जाड़े की रात में दोस्तों, जाड़ा आने ही वाला है और समझिए जाड़े की रात में समझ लीजिए कि जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है दोस्तों। आप बहुत से जगह पर देखेंगे कि बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ता है ना तो पानी की पाइप फट जाती है, या आप जब रेफ्रिजरेटर में पानी जो है कि बोतल में पानी भरकर रखते हैं, कभी कभी बोतल ही फट जाता है। क्यों फटता है, कैसे फटता है, इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए दोस्तों। पहला कहता है, ऑप्शन से समझिएगा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यह कहता है ना कि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। एक चीज आप याद रख लीजिए दोस्तों कि जब पानी ऐसे होता है, पानी जैसे नॉर्मल लिक्विड है, तो ये क्या है, ये ज्यादा घना होता है, और जब ये जम जाता है ना दोस्तों, इसका घनत्व कम हो जाता है। तो आप ये चीज याद रख लीजिएगा। बहुत से लोग समझते होंगे ना कि अच्छा पानी है ना, ये तो अभी तो दूर दूर है, लिक्विड फॉर्म में है, जब इसे हम बर्फ जमाएंगे ना ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होगा इसका मॉलिक्यूल आपस में नजदीक सट जाएंगे, इसका जो है दोस्तों, इसका घनत्व बढ़ता नहीं दोस्तों, बल्कि इसका घनत्व घट जाता है। उल्टा है, आप उल्टा याद रख लीजिए कि पानी जमने पर इसका घनत्व घट जाता है दोस्तों, और जब किसी का घनत्व घटता है ना तो एक फार्मूला याद रख लीजिए कि घनत्व बराबर होता है दोस्तों, डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है दोस्तों। डेंसिटी बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटा आयतन, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो हम जानते हैं कि जब किसी का अगर द्रव्यमान बढ़ेगा ना, यहां पर देखिए कि अगर घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आयतन बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि घनत्व, डेंसिटी और वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन है दोस्तों। कहता है ना घनत्व कि अगर घनत्व घटेगा ना, आयतन कहता है कि हम बढ़ जाएंगे, अगर घनत्व कहता है कि हम बढ़ेंगे, आयतन कहता है कि हम घट जाएंगे। यानी कि तुम ऊपर जाएंगे तो हम नीचे, तुम नीचे तो हम ऊपर, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है दोस्तों, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर द्रव्यमान को बढ़ाएंगे ना घनत्व बढ़ जाएगा, द्रव्यमान को घटाएंगे ना घनत्व घट जाएगा दोस्तों। तो आप याद रख लीजिए द्रव्यमान बराबर दोस्तों घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम दोस्तों। तो पहला जो कथन कह रहा है कि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, हाँ दोस्तों ये सच
सत्य है, जब पानी जमता है ना तो इसका घनत्व कम हो जाता है, ये सत्य है। लेकिन सवाल ये पूछा है कि पानी का पाइप फट जाता है तो ये इसके घनत्व कम होने से फटता नहीं है दोस्तों, ये फटने पर समझिए पहला स्टेटमेंट भी सत्य है, लेकिन हम इसका आंसर ये नहीं लगाएंगे कि कोई सवाल पूछा है कि पाइप फटता है तो पाइप किसके कारण फटता है, इसे समझिए। बी नंबर कहता है दोस्तों कि जब पानी जमता है तो जमने के बाद कठोर हो जाता है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, पानी जब जमता है ना तो ये पहले की तुलना में कठोर हो जाता है, ये सत्य है। अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। नहीं दोस्तों, यहां तक सही है, लेकिन ये वाला बात जो गलत कहा गया है, कह रहा है कि उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है। नहीं दोस्तों, कोई चीज कठोर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे तोड़ ही देगा, ये गलत है दोस्तों। आइए सी नंबर कहता है कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों कि पानी जब जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है, और जब घनत्व घटता है ना दोस्तों तो आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ता है ना तो वो पानी के पाइप को फाड़ देता है दोस्तों, फ्रिज में रखा हुआ बोतल को फाड़ देता है दोस्तों। तो इसीलिए जब आप फ्रिज में बोतल रखें, उसके अंदर पानी रखें तो पानी उसमें कम ही रखें, ताकि जब पानी जमे उसका घनत्व कम हो, आयतन उसका बढ़े, तो पानी के बोतल को जो है कि संतुष्टि मिले, वो फटे ना। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए डी नंबर को भी चेक कर लेते हैं। कहता है कि जमने के बाद पानी के पाइप का धातु गल जाता है। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। पानी जमता है तो पाइप का धातु क्यों गलेगा दोस्तों, वो पानी के पाइप से गलता नहीं है दोस्तों। आज ये दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे बहुत ही बारीकी से दोस्तों। आज ये आज का सेकंड लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या कहता है। आज ये दोस्तों ठंड आने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। ब्लॉटिंग पेपर, दोस्तों ये ब्लॉटिंग पेपर है क्या, समझ जाइए। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। दोस्तों ब्लॉटिंग पेपर, आप इसे स्टार मारिए। इस तरह के जो सवाल दे रहे हैं ना, आप इसमें स्टार लगाइए, डबल स्टार लगाइए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ब्लॉटिंग पेपर, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा ब्लॉटिंग पेपर है क्या, तो इसके लिए एक सवाल को लॉन्च करेंगे। फिलहाल इसको समझिए कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। अब ब्लॉटिंग पेपर जो है ये स्याही को जो सोखता है दोस्तों, वो किसके वजह से, तो वो कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण। हम आपको बताएं कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, वो है कोशिकीय क्रिया के सिद्धांत। आइए दोस्तों आज का लास्ट सवाल, और ध्यान दीजिए सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों एलिसा परीक्षण, दोस्तों एलिसा एक जांच है दोस्तों, और ये कैसा जांच है समझ जाइए। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। अब दोस्तों निदान करने की बात आई है तो आइए समझ लेते हैं कि एलिसा परीक्षण द्वारा दोस्तों ये एचआईवी की जांच की जाती है। क्या है दोस्तों, एचआईवी। और एचआईवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन लिख लीजिए, ह्यूमन इम्यूनो वायरस दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो कहता है कि एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं दोस्तों, तो वो है दोस्तों एड्स के प्रतिरक्षियों का। अगर किसी व्यक्तियों को एड्स है ना तो उसके लिए जो जांच किया जाता है ना दोस्तों, एचआईवी जांच होता है। जब आपका ऑपरेशन होगा ना तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर एचआईवी को जांच करता है कि क्या इस व्यक्ति को एचआईवी है तो नहीं। अगर एचआईवी है डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एचआईवी बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, और इसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से इसका इलाज नहीं आया है दोस्तों। तो आप बच के रहें कि एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, इस तरह की बीमारी से बच के रहें तो बेहतर होगा। तो यह एक वायरल डिजीज है दोस्तों, एक से दूसरे को हो सकता है। तो कहता है ना कि एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं दोस्तों, तो एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान करते हैं, अर्थात इसकी जो जांच होती है एचआईवी जांच होती है दोस्तों, और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये 20 सवाल बहुत ही टॉप मोस्ट सवाल था दोस्तों। इस तरह के सवाल में आप स्टार लगाइए। आप जो है कि एक बार नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिए, फिर नहीं समझ में आया 2x पर कर लीजिए, उसको देखिए। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं ना होता है दोस्तों, आप न्यूमेरिकल को एक बार बनाइए, नहीं बनता है ना जो है कि फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर से बनाइए उसको वीडियो को बंद करके, और नहीं बनता है फिर स्क्रीनशॉट को देखेंगे, फिर से बनेगा, नहीं बनेगा 3 से 4 बार कोशिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल बनेगा। जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो भी लोग पढ़ाते हैं दोस्तों, विदाउट प्रैक्टिस के कोई नहीं पढ़ाते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।